हेलो गाइस, आज हम एनिमल न्यूट्रिशन का यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसको मैंने 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और उनके नीचे फिर फर्दर 3 सब टॉपिक्स रहेंगे। बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं। सारा लेक्चर मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ध्यान से बैठिएगा, फोकस करके, अलर्ट होकर के, सारे डिस्ट्रैक्शन को अपना दूर करके। जो वर्ड फाइल्स हैं उनमें से भी मैंने कुछ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डाटा यहाँ पे निकाल करके दिया हुआ है। तो इसमें ये मत सोचना कि सर इसमें भी थोड़ा सा 10% कर ले क्या, नहीं, ये ऑलरेडी 10% ही, इसका भी 10% करोगे तो 1% हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक्स कौन से हैं? पहला, इंट्रोडक्शन टू एनिमल न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में। कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा हिस्ट्री देखेंगे। 5-6 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिनको आपको याद कर लेना है, उन्होंने क्या क्या किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ, वो जनरल सी बातें बोलेंगे कि मेंटेनेंस में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, रिप्रोडक्शन में, सभी जगह मिनरल्स तो, न्यूट्रिएंट्स तो यूज होते ही हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट्स, इसमें 4-5 पॉइंट बाहर निकाल के रखे हैं वर्ड फाइल से, जो काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, एज सच आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी आप लोगों को याद करना है। सेकंड टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशनल टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक्स। जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है कि आपको ये नहीं पता कि क्रूड फाइबर क्या होता है, क्रूड प्रोटीन क्या होता है, ड्राई मैटर क्या होता है, थोड़ा सा 2 मिनट में हो जाएगा वो। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट देखेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा था, वो पहले पढ़ते थे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऐसे करके। तो ऐसे ही प्रोटीन के बारे में देखेंगे, अमीनो एसिड का, और ऐसे ही फैट्स के बारे में देखेंगे, फैटी एसिड का, एसेंशियल कौन से होते हैं इसमें, अमीनो एसिड या फैटी एसिड, इस तरह की बातें रहेंगी। बस एक एक स्लाइड है, डोंट वरी, उसमें जो फैक्चुअल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पीपीटी के अंदर है। ठीक है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और वाटर का क्या जनरल सा फंक्शन है, इसमें कुछ ऐसा एग्जाम में आता नहीं है, बट थोड़ा सा एक 10 सेकंड इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे देंगे, इसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनिमल न्यूट्रिशन से। सबसे पहला, हिस्ट्री ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। देखिए, फादर ऑफ न्यूट्रिशन, काफी सारे केमिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन ये दिया हुआ था, बट काम की चीज क्या है, ये एंटोइन वर्ड याद रखना, और लेवोजियर, या तो एंटोइन लेवोजियर दे देते हैं एग्जाम में, या सिर्फ लेवोजियर दे देते हैं, तो ध्यान रखना, ये बीच वाला नहीं देते हैं यूजुअली। तो फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन रहेंगे? एंटोइन लेवोजियर। सेकंड में क्या बोलना चाह रहा है कि जो लाप्लेस थे, उन्होंने एनिमल कैलोरीमीटर को क्या किया था, डिजाइन किया था। और कैलोरीमीटर में हमने अच्छे से पढ़ा है, आपको नहीं पढ़ा है तो यूनिट 4 में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पे कैलोरीमीटर के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। कैलोरीमीटर से बेसिकली, मीटर मींस किसी चीज को मेजर करना, कैलोरी मींस एनर्जी, और एनर्जी को हम हीट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस मीटर से हम क्या करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं, कैलोरी को मेजर करते हैं, दैट इज कैलोरीमीटर। तो ये इतना सारा डायरेक्ट कैलोरीमीटर पढ़ना पड़ता है, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर आगे जाके आपको बड़ा मजा आने वाला है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और समझ में भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो डर लगेगा, इनडायरेक्ट सर ये तो आया नहीं समझ में, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। बट फिलहाल के लिए याद रखने की बात क्या है, जो इतना सारा हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये सब ये कैलोरीमीटर वाला पढ़ना पड़ता है ना, तो इन भाई साहब, भाई साहब तो गलत हो जाएगा, मतलब इन महाराज ने, इन सर ने हमें क्या दिया था, ये एनिमल कैलोरीमीटर डिजाइन करके दिया था। किन्होंने? लाप्लेस ने। ट्रिक थोड़ा सा याद रख सकते हो, प्लेस, इस चीज का प्लेस, एनिमल को डाल करके कैलोरीमीटर में हीट मेजर कर रहे हैं, वो प्लेस किसने दिया था, वो लाप्लेस ने दिया था। ठीक है जी। थर्ड में, स्टार्च इक्विवेलेंट को हम आज के बाद स्टार्च इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो बोलेंगे ही, एग्जाम के बाद आपकी मर्जी है, चाहे तो स्टार्च इक्विवेलेंट भी भूल जाना। तो स्टार्च इक्विवेलेंट को स्टार्च इक्विवेलेंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? स्टार्च इक्विवेलेंट बोलना है। ठीक है जी। अब रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और नेट एनर्जी सिस्टम, ये यूनिट 4 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनली, जो नेट एनर्जी बचती है एनिमल के पास अपने वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस में जो काम आती है, बीएमआर के लिए, प्लस में अगर डिपेंड करता है वो किस फेज में, यंग फेज में है तो ग्रोविंग के लिए काम आएगा, लैक्टेशन फेज में है तो मिल्क यील्ड में काम आएगा, अगर बुल है तो वो उसके सीमन के प्रोडक्शन में काम आएगा, उसका जो एनर्जी रहेगा, नेट एनर्जी, फाइनल जो एनर्जी रहेगा। तो ये नेट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रेस्पिरेशन को कैलोरीमीटर वाला बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं, दो दे दिया, रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर भी दे दिया इन्होंने, साथ के साथ नेट एनर्जी सिस्टम भी इन्होंने दे दिया है। कौन? आर्म्स भाई, नाम से पता लग रहा है, आर्म्स, वाओ स्ट्रॉन्ग है, मतलब दो रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर एंड नेट एनर्जी सिस्टम दोनों ही इन्होंने दे दिया है। अब डेवलप द फाइबर एस्टिमेशन, ये वोन सोर्स का, तो ये वैन सोर्स का तो आप सबको पता होगा, मतलब जब से एडमिशन लिया है तब से यही फोरेज एनालिसिस, वैन सोर्स, ये पढ़ते ही आ रहे हैं आप। तो ये फाइबर एस्टिमेशन का अगर आ जाए तो क्या करना है, वैन सोर्स इनका आंसर जाएगा।
विटामिन के हेनरिक डैम ने दिया था। विटामिन के आप लोगों को पता भी होगा, क्लोटिंग में बड़ी हेल्प करता है, 10th फैक्टर जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, 10th फैक्टर 5th फैक्टर के साथ जाके मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स बना करके फिर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो थ्रोम्बिन जो रहता है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और वो फिब्रिन जो मतलब बेसिकली जो फाइबर है वही क्या करते हैं, ब्लॉकेज का काम करते हैं, ब्लड बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं समझ में आया, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। खास करके अगर राजस्थान वाले हैं तो उनको तो फिजियोलॉजी वैसे ही नहीं पूछेंगे, एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा मैंने एक आइडिया दे दिया कि हाँ इतना कहानी था विटामिन के बारे में, इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड कोगुलेशन अगर बोल दिया जाए तो न्यूट्रिशन में भी इसका आंसर आपका जाएगा। ब्लड कोगुलेशन में अगर कोई विटामिन पूछते हैं तो विटामिन के आंसर जाएगा। के मत लिख देना, अगर ऑप्शन में खाली के लिखा हुआ है तो वो पोटाशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, विटामिन ए डिस्कवर्ड बाय, विटामिन ए हाइपोविटामिनोसिस ए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इतने क्वेश्चन आते हैं विटामिन ए पे, उस इन सारे टॉपिक्स में से 40% तो विटामिन ए ही पूछते रहते हैं। सारे टॉपिक का मतलब जो मिनरल और विटामिन हम पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी विटामिन ए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और योर वीओ एग्जाम। तो इनका तो यार याद करना पड़ेगा। मैकुलम, क्रिकेट के अगर देखते हो तो डेविड नहीं है, ये डेविस है। मैकुलम और डेविस, इन दोनों ने मिलकर के विटामिन ए को ढूंढा था। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तो यार 2 आदमी तो चाहिए उसके लिए। ठीक है, मैकुलम और डेविस। लास्ट में क्या है, डेवलप द यूज ऑफ वेट टू 0.75। ये क्या क्या है, ये 0.75 ये मेटाबॉलिक बॉडी वेट होता है। किन्होंने दिया था, एक होता है ना कि मेरा 100 केजी वेट है तो 100 केजी ले लिया पूरा का पूरा। अरे मेटाबॉलिक बॉडी वेट जो होता है, हम वो वेट देखते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा देसी तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट तो पूछेगा नहीं आपसे, तो याद हो जाए, क्योंकि वो अपने आप में डिटेल जाऊंगा तो उसके अलग से फार्मूले निकल जाएंगे फिर। तो मेटाबॉलिक बॉडी वेट वाला ये 0.7 वाला, ये मैथमेटिशियन मतलब एम से नाम स्टार्ट हो रहा है, मैक्स कैलिबर। ठीक है, अब इसको जो वीडियो देख रहा है पॉज कर लो, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, साथ के साथ ही याद करोगे तो बेहतर होगा। नहीं तो ये मौका कभी नहीं मिलेगा कि हाँ सर हम अलग से बैठ करके कभी इसको पढ़ेंगे सुहाने मौसम में, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको पॉज करके थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, उसके बाद आप वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देख सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके लिए वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस तो बात ही छोड़ दो, अगर आपको यही नहीं पता है न्यूट्रिएंट होते क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस की क्या बात करनी है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो एनिमल को चाहिए, उसकी बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, एनर्जी के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि जितना भी जो भी आप लोग खाते हैं ना, वो सब ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहर को छोड़ के। मतलब उसको मत मानना, मतलब जो अच्छी चीजें खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक रहती है, वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं सुनिए, न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन अब करते हैं, आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा था। न्यूट्रिएंट का जब आप लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम मैक्रो और माइक्रो में इसको डिवाइड करते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैं डिवाइड कर रहा हूं, या फिर जो न्यूट्रिएंट में हम मैक्रो और माइक्रो पढ़ेंगे उसके नीचे फिर हम मिनरल्स और विटामिन पढ़ेंगे माइक्रो के नीचे, वो भी फर्दर मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड हो रहा है। तो ये मैक्रो और माइक्रो यहां पे हो या मैक्रो और माइक्रो यहां पे क्लासिफिकेशन में हो, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लेना, डाल लेना। मैक्रो का मतलब बड़ा साइज नहीं होता है, माइक्रो का मतलब छोटा साइज नहीं होता है, ये मतलब नहीं है यहाँ पे। मैक्रो का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी में ये वाले न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैक्रो। और माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में इसको अपनी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने इसमें मिनरल्स में तो मैक्रो लिख दिया, ये भी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो इसके रिलेशन में। मिनरल्स का भी अलग अलग मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैक्रो मिनरल दे दिया, कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए होती है बॉडी को तो माइक्रो मिनरल बोल दिया। वो आपस इनके रिलेशन में है। ठीक है, मिनरल्स में भी कौन से ज्यादा चाहिए कौन से कम चाहिए, और ओवरऑल तो ये जो विटामिन और मिनरल है वो बहुत बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बोतल पड़ी है विटामिन की और पूरा का पूरा खाली, वो नहीं होता ना ऐसे। लेकिन अगर चपाती खाते हो, रोटी परांठा कुछ भी खाते हो, तो पेट भर के खाते हो ना अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि वो विटामिन की तरह एक बोतल विटामिन की ले रहे हैं, फिर एक बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। कौन? विटामिन और मिनरल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो कौन रहेंगे? खाना खा रहे हैं, खाना में क्या क्या 3 चीजें आती हैं। एक चलो पानी भी पिला देता हूं आप लोगों को। 3 चीजें कौन सी आएंगी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। कोई 10वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा कि हाँ जी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और पानी भी पीते हैं, और अच्छा खासा पीते हैं। ऐसा नहीं है कि कैप्सूल की तरह थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ी सी रोटी खा ली, लार्ज क्वांटिटी में ये हम कंज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन प्लस में वाटर। अब आप बोलोगे सर इसमें एनर्जी नहीं है,
मैंने कब बोला कि न्यूट्रिएंट, सभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर एनर्जी होती है? वो तो कुछ है ही नहीं क्लासिफिकेशन में उसका। मैंने सिर्फ इतना बोला न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी जरूरत बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिएंगे वो मैक्रो, और जो कम में चाहिएंगे वो माइक्रो। मैक्रो में मैंने क्या बताया, ज्यादा क्या खाते हैं? खाना। खाने में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। अब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने आपको बताया मिनरल्स और विटामिन। विटामिन का क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे करते हैं, किसी को याद हो तो वैसे लिखा ही होगा, देख लेना पीछे। विटामिन को हम फैट सोल्यूबल विटामिन में और वाटर सोल्यूबल विटामिन में डिवाइड करते हैं। फैट सोल्यूबल किसी को याद है तो ADEK, अभी लिख लेना साथ के साथ। और वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी, नींबू निचोड़ते हैं ना पानी में, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाता है वो, तो विटामिन सी किस में जाएगा? वाटर सोल्यूबल में जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स, पता नहीं सर किस में जाएगा, हाँ वाटर सोल्यूबल में जाएगा वो भी। बी और सी दोनों के दोनों ही किस में जा रहे हैं? वाटर सोल्यूबल में जा रहे हैं। और विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है जी, इतना याद हुआ। अब मिनरल्स की बात कर लें। मिनरल्स को भी, कुछ मिनरल्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनको मेजर मिनरल बोल दिया जाता है। और कुछ होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनको माइनर बोल दिया जाता है, या ट्रेस मिनरल्स भी उनको हम बोल देते हैं, ट्रेस भी उनको बोल देते हैं, या सिंपल ये मैक्रो माइक्रो वाला बच्चे वाली बात कर सकते हैं। पर थोड़ा बेहतर तरीके से बताओगे तो आप मेजर और माइनर, या मेजर मिनरल्स, और ये यहां पे आ जाएंगे आपके माइनर मिनरल्स, उसके क्लासिफिकेशन में, मिनरल के क्लासिफिकेशन में। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट को हमने जो क्लासिफाई कर दिया है उसका डायग्राम पीछे बना हुआ है, उसको देख लेना। बार बार बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है। चलिए जी, अब हम पहला जो टॉपिक था उसके लास्ट पे आ चुके हैं, 1.3 कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट्स। इसमें पूरा टेबल दिया होगा, आप देखेंगे तो वर्ड फाइल आपको मिलेगी, तो सारा टेबल मत देखने लग जाना, सब कुछ याद कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते उधर से। जिधर से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे पॉइंट निकाल करके मैंने पीपीटी में आप लोगों को दे दिए। अब पहला क्या बनता है, हाँ ये सारे परसेंटेज वाले 3, 8, 60, 70 एक साथ लिख दे, ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे। ऑब्वियस सी बात है, वाटर कंटेंट तो 3% मिलेगा नहीं, और ब्लड भी जो होता है वो 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो 3% क्या, सबसे कम क्या, जो सबसे कम कंज्यूम करते हैं वही तो सबसे कम मिलेगा ना बॉडी के अंदर, वो क्या? मिनरल्स। मिनरल्स सबसे कम मिलेंगे। तो क्या बोलना चाह रहा है पहले पॉइंट में, द टोटल मिनरल कंटेंट ऑफ द एनिमल बॉडी इज 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। किसका कितना है देख लेना, कैल्शियम सबसे ज्यादा मिलता है, फिर फास्फोरस मिलता है, फिर पोटासियम, 3 तो याद कर ही लेना, और एक सबसे कम जो मिलता है वो देख लेना। ठीक है, बट ज्यादा वाला तो पता ही होना चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम। द टोटल ब्लड कंटेंट ऑफ द एनिमल बॉडी इज 8% ऑफ द एनिमल्स टोटल बॉडी वेट, उसका 8% होता है क्या? ब्लड। और वाटर कितना होता है? सबको पता है बचपन से सर, 70 के आसपास, हाँ 70 के आसपास ही होता है, तो 60-70 बोल सकते हैं हम। 70 से 90 मत ले जाना, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। 60 to 70% जो होता है एनिमल की बॉडी वेट का, वाटर ही होता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एनिमल बॉडी कंपोजिशन। द मेजर वेरिएबल आर वाटर एंड फैट। वेरिएबल का मतलब क्या? अब देखो, आज मेरी बॉडी में वाटर ठीक ठाक है, अब मेरा मन नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था, पानी नहीं पिया सारा दिन, डिहाइड्रेशन होगा, एकदम से वेरिएबल है वो। ठीक है, हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल अलग मिलेगा आपको। फैट का भी ऐसा ही चलता है, वाटर का भी ऐसा ही चलता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो रुकता ही नहीं है, या तो कंज्यूम हो जाएगा एनर्जी में, या फैट की फॉर्म में चला जाएगा, बेसिकली उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोटीन का भी एक बार मसल बन जाती है, तो अगर आप बिल्कुल भूखे हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट जाएगा पहले, फिर आपका फैट जाएगा, लास्ट में प्रोटीन पे बात आती है। तो वो तो फिक्स ही है बॉडी के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वाटर और फैट वेरिएबल क्यों है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया हो तो फिर भी आप पूछ सकते हो, डाउट सेशन में आकर के पूछ सकते हो, या कोई भी लाइव लेक्चर उसमें पूछ सकते हो। वाटर, प्रोटीन एंड ऐश कंटेंट जो होता है वो 19:5:1 के रेशियो में होता है। 19 को यार चलो 20 मान लेता हूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए, ये 5 है और ये 1 है, तो 5 के 20 होता है ना, 5 4 जा 20 होता है। तो मतलब जो आपका प्रोटीन है वो लगभग क्या, किसका 4 गुना है? सॉरी, जो आपका वाटर है वो प्रोटीन का 4 गुना है। प्रोटीन का 4 गुना है। ये कैसे? ये वाला डाटा भी दिया हुआ परसेंटेज में, तो परसेंटेज से भी आप निकाल सकते हो। तो वो ऑलमोस्ट 80% के पास मान लो, इसको 20 के आसपास मान लो, तो 80 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो वो 4 टाइम ही हो रहा है, और ये 20:5 करोगे तो ये भी 4 टाइम हो रहा है। थोड़ा आइडिया देना चाह रहा था, ये ना लगे सर ये अलग अलग क्यों दे दिया। लगभग वही बात बन रही है, 19:5:1 का रेशियो होता है। अगर आपसे पूछ ले कोई इसका रेशियो क्या होता है, किसका? वाटर का, प्रोटीन का, और ऐश का। ऐश भी है, ऐश तो सबसे कम होता है, तो ऑब्वियसली 1% ही आना था उसका। तो ये चीजें हुई सर आपकी एनिमल और प्लांट की बॉडी में। थोड़ा सा कंपैरिजन एक बार देख लेना, रट्टे मारने की जरूरत नहीं कि यार लग जाओ उसके ऊपर,
बस देख लेना, ऐसा ना हो कि दिन रात का डिफरेंस आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। कार्बोहाइड्रेट अच्छा क्या लगता है आपको, किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली प्लांट को हम खाते हैं, हमें प्लांट नहीं खाते, तो हम क्यों खाते हैं प्लांट्स को? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा। बस थोड़ा लॉजिक था याद कराने का, ज्यादा सीरियसली मत लिया करो बातों को। न्यूट्रिशनल टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। अब देखो ड्राई मैटर क्या होता है? ड्राई का मतलब सुखा देना, ड्राई कर देना। मतलब क्या सुखाएंगे? किसको सुखाते हैं? पानी को, मॉइस्चर को, जो वाटर कंटेंट है उसको सुखाएंगे। तो वाटर कंटेंट हमने बाहर निकाल दिया। अब किसी भी तरीके से निकालो, हजारों तरीके होते हैं वाटर निकालने के बाहर, बट धूप में सुखा दिया, ड्राई कर दिया, कुछ भी कर दिया, या हीट में रख दिया कहीं पे, तो वहां पे क्या होगा? ये कम ह्यूमिडिटी वाले उसमें रख दिया, सारा का सारा उसमें मॉइस्चर एयर में चला जाएगा। तो बेसिकली ड्राई मैटर का मतलब हुआ कोई भी फीड है, फीड की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, कपड़ों की बात तो करेंगे नहीं यहाँ पे। तो कोई भी फीड है उसका ड्राई मैटर का मतलब क्या हुआ? कोई भी फीड है उसका वाटर कंटेंट हमने बाहर निकाल दिया तो वो ड्राई मैटर हो जाएगा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द फीड रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग द वाटर कंटेंट। ठीक है जी। क्रूड प्रोटीन की बात कर लेते हैं। मेजर ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फीड कैलकुलेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन कंटेंट। अब नाइट्रोजन कंटेंट से आप सभी को पता है कि प्रोटीन के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 16% नाइट्रोजन होता है। और सबको पता है कि अगर मुझे किसी चीज का 16% पता है तो आई कैन कैलकुलेट 100% ऑफ दैट थिंग। लेकिन मेरे को एक डाटा चाहिएगा कि 16% की वैल्यू क्या है। मैं मान के चलता हूं कि 10 वैल्यू है, तो ये बताओ अगर 16% किसी की वैल्यू 10 है तो उसका 100% कितना होगा? सिंपल सा फार्मूला होता है, इसको 100/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को, तो उसकी 100% वैल्यू निकल के आ जाएगी। और 100/16 अगर इसका पूरा निकालोगे तो ये क्या बनता है? 6.25। तो बेसिकली जो भी नाइट्रोजन की जो भी वैल्यू हो, इस केस में 10 थी, तो हमें सिंपली उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देना है टू गेट द प्रोटीन वैल्यू, कि प्रोटीन कितना होगा उसमें। तो प्रोटीन कितना होगा? अगर वो नाइट्रोजन 10 ग्राम था तो प्रोटीन हो जाएगा 62.5 ग्राम। ठीक है जी। तो ये बात बोलना चाह रहे हैं। क्रूड क्यों बोल दिया साहब? क्रूड क्यों बोल दिया? क्योंकि हमारे पास तरीका नहीं होता कुछ, जितना नाइट्रोजन लिया एनिमल ने और जितना फीसिस से बाहर निकाल दिया, यूरिन से बाहर निकाल दिया, मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन फीसिस से काउंट कर लेते हैं, और एंडोजेनस यूरिनरी नाइट्रोजन से हम चेक कर लेते हैं यूरिन से कितना नाइट्रोजन बाहर आ रहा है। और फीड का हमें पता ही था कितना दिया था हमने फीड में नाइट्रोजन। तो बेसिकली एनिमल की बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन बचा ना, हम उसको 6.25 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि फीड से इसके अंदर कितना नाइट्रोजन अंदर रहा है, उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है 6.25 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? नाइट्रोजन कंटेंट से। बट क्या ऐसा होगा क्या सारा का सारा नाइट्रोजन ही जाकर के प्रोटीन बना रहा है? ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ नाइट्रोजन तो फ्री फॉर्म में भी रहेगा बेचारा। क्या? कुछ नाइट्रोजन तो बेचारा फ्री फॉर्म में रहेगा। जब आगे हम पढ़ रहे होंगे प्रोक्सीमेट एनालिसिस में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा अभी, जो प्रोटीन होते हैं उसको हम नीचे यूं डिवाइड करते हैं। किसमें? एक तो ट्रू प्रोटीन बोलते हैं, एक बोलते हैं एनपीएन, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन जिसका जो प्रोटीन को फॉर्म नहीं करता है। क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटीन। प्रोटीन में हम बोलेंगे ट्रू प्रोटीन और एक बोलेंगे एनपीएन। बट हम असल में क्या करते हैं, इस एनपीएन को और ट्रू प्रोटीन को पूरा वो प्रोटीन का हिस्सा ही मान लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं प्रोटीन को, तो इसलिए वी कॉल इट क्रूड प्रोटीन। क्योंकि सारा नाइट्रोजन हम मान के चलते हैं इससे सबसे, क्योंकि सीधा जितना भी नाइट्रोजन होगा उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा का सारा हम मान के चलेंगे कि सबसे प्रोटीन बन गया। बट ऐसा होता नहीं, कुछ नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में भी आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको क्रूड बोलते हैं। फाइबर में भी ऐसा ही होता है। अभी नए जो एडवांस मेथड है एनडीएफ एडीएफ वाले, वहां से तो फिर भी पता लग जाता है एग्जैक्ट कंटेंट कितना होता है। बट पहले जो ओल्ड मेथड थे, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उन्हीं से फीड फॉर्मुलेशन चल रहा है कई जगह तो, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो चलते आ रहे हैं। बट उसमें प्रीसाइजली हम जो फाइबर कंटेंट है उसको नहीं निकाल पाते थे, तो वी कॉल इट क्रूड फाइबर। तो उस टाइम से इसको क्रूड फाइबर ही बोलते आ रहे हैं, क्योंकि फाइबर का एस्टिमेशन सही से नहीं होता था। ज्यादा समझने की बात नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट दिमाग में आपकी इरिटेशन ना हो कि इसको क्रूड क्यों बोल रहे हैं। ये क्रूड का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये प्रीसाइज एग्जैक्ट प्रोटीन की वैल्यू नहीं है, ये प्रीसाइज एग्जैक्ट फाइबर की वैल्यू नहीं है। इसलिए इसके आगे हम क्रूड लगा देते हैं, ताकि हमें पता हो कि यार जो भी है चलो वैल्यू तो निकाल रहे हैं, बट बिल्कुल 100% नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है, हम 100% प्रीसाइज नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी। ईथर एक्सट्रैक्ट आप याद कर लीजिए। जो ईथर एक्सट्रैक्ट होता है, जो ईथर हम मिलाते हैं, वो फैट को अपने अंदर मिक्स कर करके बाहर लेकर के आता है, तो उससे हम फैट को कैलकुलेट करते हैं। तो ईथर एक्सट्रैक्ट का जो भी कंटेंट होगा उससे क्या निकलेगा? फैट निकलेगा। ठीक है जी। पोर्शन ऑफ फीड सोल्यूबल इन ईथर रिप्रेजेंटिंग द फैट कंटेंट। तो ये बोलना चाह रहा है बेसिकली जो भी पोर्शन फैट है फीड के अंदर वो ईथर में मिक्स हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर की वजह से फीड का
फैट इसमें मिला और जो बाहर निकला तो क्या बोल दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, फीड से क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाल लिया, फैट को बाहर निकाल लिया। किसने बाहर निकाला, ईथर ने निकाला, तो हम बोल देंगे ईथर एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट में क्या लेके आएगा, मतलब क्या लेके एक्सट्रैक्ट किया उसने, फैट किया। तो ईथर एक्सट्रैक्ट की वैल्यू से क्या पता लगता है, फैट, हमें पता लगता है कि फैट कितना बाहर आएगा। ठीक है जी। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट का मतलब रेडली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर्स एंड स्टार्चेस। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो नाइट्रोजन होता नहीं है, या तो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में मिलेगा या प्रोटीन की फॉर्म में, लेकिन हमने तो सारा प्रोटीन में काउंट कर लिया। तो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में क्या बचेगा, अब फैट आएगा। क्या, फैट 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 का तो आ गया ना, वो ईथर एक्सट्रैक्ट में आ गया ना। तो नाइट्रोजन फ्री कंटेंट में क्या आएगा, आपका डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपका स्टार्चेज होते हैं, उनको हम किस में लेंगे, इसमें लेंगे। अब बोलोगे सर ये एक मिनट फाइबर का ही बता दो एग्जांपल लो। इसमें सेलुलोज और लिग्निन और हेमीसेलुलोज, ये तीनों ही फाइबर में आते हैं। फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब जो चीजें एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कौन सी चीजें होती हैं जिनको एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हेमीसेलुलोज हुआ, सेलुलोज हुआ, लिग्निन हुआ। क्यों, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके बॉन्ड्स को एनिमल का स्टमक ब्रेक नहीं कर पाता है। मोनोगेस्ट्रिक का तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता, रुमिनेंट में फिर भी थोड़ा बहुत, वो रूमन में माइक्रोब्स होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये फाइबर का मतलब ही क्या होता है, जो लेस डाइजेस्टिबल है। और ज्यादा डाइजेस्टिबल वाले को क्या बोल रहे हैं हम, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। जैसे कि स्टार्च हुआ अपना, जो रेडली का मतलब क्या होता है, एकदम से जल्दी सोल्यूबल हो जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको एनएफपी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट बोलते हैं बेसिकली। अब ध्यान से सुन लो बात, कोई भी फीड हुआ उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो फैट को कैसे देखा हमने, ईथर एक्सट्रैक्ट से देख लिया। कार्बोहाइड्रेट को हमने दो तरीकों से देखा है। कौन से दो तरीके, एक तो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जिसमें रेडली डाइजेस्टिबल स्टार्च आ गया, और एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा है, जो डाइजेस्टिबल नहीं है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन वाला कंटेंट हुआ, सेलुलोज वाला हुआ, वो नहीं होता है। और क्या बचा फीड में, क्या बचा फीड में, न्यूट्रिएंट्स। क्या था क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट का, ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर तो चलो हमने ट्राई कर ही दिया, उसको छोड़ दो उसके बाद। अब विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स बचे हुए ना, तो मिनरल्स को किस में देखते हैं, ऐश के अंदर। उसको बिल्कुल जला देंगे, राख कर देंगे, तो उस राख के अंदर क्या होगा, उसके मिनरल्स आ जाएंगे। और ये जो राख है, जो ऐश है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एसिड सोल्यूबल ऐश होती है, एक एसिड इनसोल्यूबल ऐश होती है। जो एसिड सोल्यूबल होगी ऐश, उसमें सारे के सारे मिनरल चले जाएंगे। और जो एसिड इनसोल्यूबल ऐश, जो एसिड में भी नहीं मिल रही है, उसमें एक मिनरल होता है जो एसिड के अंदर मिलता नहीं है, सोल्यूबल नहीं होता है। सिर्फ उस एक मिनरल के लिए ना हमें ये अलग से बोलना पड़ा, एसिड इनसोल्यूबल एस, और उसका नाम होता है सिलिका। ठीक है जी, वो नहीं मिलता है ऐसे। ओके है। और क्रूड प्रोटीन तो हमने नाइट्रोजन कंटेंट से देख ही लिया था, तो समझ में आई बात। सबसे पहले वाटर को आउट कर दिया, फिर क्या बचा, प्रोटीन कैसे निकाला हमने, देख लिया, नाइट्रोजन कंटेंट से 6.25 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब फैट कैसे निकाला, ईथर एक्सट्रैक्ट। कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया दो तरीके, एक तो क्रूड फाइबर होता है जो कि लेस डाइजेस्टिबल होता है, और एक क्या होता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो हाईली डाइजेस्टिबल होता है, या फिर बोल दीजिए रेडली सोल्यूबल होता है, जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है, ब्रेक करके एनिमल उसको, उससे एनर्जी निकाल सकता है। और बचा क्या फीड में, एक ऐश बचा। ठीक है, होपफुली आपको सारा ये समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीजें। एसिड डिटर्जेंट फाइबर और न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर क्या होते हैं, जो एडीएफ होता है ना, एसिड डिटर्जेंट फाइबर, वो क्या मेजर करता है, सेलुलोज, लिग्निन। अब सेलुलोज, लिग्निन क्या बताया था, लेस डाइजेस्टिबल होते हैं। तो बेसिकली एसिड डिटर्जेंट फाइबर वाला जो पोर्शन है, ये वर्ड किसको, एडीएफ किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द लेस डाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ द फीड। ठीक है जी, अगर एडीएफ बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, फूड की डाइजेस्टिबिलिटी लोअर होगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि एसिड डिटर्जेंट फाइबर में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है, और सॉरी कहां गया, हाँ, सेलुलोज और लिग्निन है किसके अंदर, एसिड डिटर्जेंट फाइबर के कंटेंट के अंदर। वो भी होता है वैसे, डोंट वरी, बट एक आइडिया लो, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मत जाओ, आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। एसिड डिटर्जेंट फाइबर में क्या है, सेलुलोज और लिग्निन, जो कि लेस डाइजेस्टिबल है। अब एसिड डिटर्जेंट फाइबर वाला पार्ट ज्यादा होगा तो फूड लेस डाइजेस्टिबल होगा, सिंपल बच्चों वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर पे आ जाओ अब। इट मेजर्स द हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड लिग्निन। क्या बात है, इसमें हेमीसेलुलोज भी लगा दिया, इंडिकेटिंग द टोटल फाइबर कंटेंट। इसमें टोटल फाइबर कंटेंट की बात कर रहे हैं। अगर ज्यादा एनडीएफ होगा तो जो फीड इनटेक है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि सेलुलोज, लिग्निन तो है ही, इसमें हेमीसेलुलोज भी मिला दिया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोटल फाइबर कंटेंट। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में टोटल फाइबर कंटेंट आता है, और फाइबर कंटेंट का मतलब बहुत ज्यादा, फाइबर मतलब बहुत ज्यादा
बल्क में है फीड, और बल्क में है तो एनर्जी तो होती नहीं है फाइबर में, लेस डाइजेस्टिबल होता है। तो बेसिकली फाइबर अगर ज्यादा ले लेंगे डाइट में एनिमल, तो बाकी का फीड इंटेक वो कम ही करेंगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट बेसिक है, कोई ऐसे पूछता नहीं है कि इसके बारे में पूछने लग जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो सिंपल है, आपको निकल जाएगा। यहाँ पे एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ यार, अगर सामने हमारे वर्ड आए तो हमें ये ना लगे कि हमें यही नहीं पता है। ठीक है, ये कमजोर बच्चों के लिए ये वाला। एडीएफ में से अगर एनडीएफ को माइनस कर देंगे, क्वेश्चन आएगा ये, इसको रट लो। अब ये एडीएफ में मैंने क्या बताया, क्या चीज एक्स्ट्रा थी सिर्फ, एक मिनट को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। एडीएफ में से एनडीएफ को माइनस कर रहे हैं तो हेमिसेलुलोज बच रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है, इसको मैं बाद में देखता हूं। यहाँ पे मार्क कर देते, इसको छोड़ दो ऐसे कैसे, लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के। टीडीएन, टीडीएन क्या होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स फीड में होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्या, जितने भी न्यूट्रिएंट्स फीड में होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट फीड में होते हैं उनके डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मतलब जो डाइजेस्टिबल होगा ना उतना ही काउंट करेंगे, किसमें, टीडीएन के अंदर। जो अगर लगा लीजिए फीड के अंदर आपका 20 क्या है, प्रोटीन है, बट डाइजेस्टिबल इसमें से ये 10% ही है, यानी कि 20 का 10% क्या हुआ, 2। इसकी बात कर रहे हैं टीडीएन के अंदर, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबल हैं उनकी बात करते हैं टीडीएन में। ठीक है जी, सम ऑफ डाइजेस्टिबल, फाइबर की बात कर लो या प्रोटीन की, लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की, इसका क्या, जो भी डाइजेस्टिबल पार्ट है सभी कंटेंट का, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कुछ भी हो, सबके डाइजेस्टिबल पार्ट निकालेंगे, कितना डाइजेस्ट होकर के बॉडी में बच रहा है, और उनको ऐड करेंगे। सिर्फ बजाय कि फीड में देख लिया और उसको ऐड कर दिया, नहीं, उसमें से जितना डाइजेस्टिबल है बॉडी में उनको निकालेंगे अलग अलग से और उनको फिर हम ऐड कर देंगे। और टीडीएन में एक बात याद रखना आप लोग, टीडीएन का मतलब होता है एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है कि प्रोटीन में कितना एनर्जी है। आपने देखा भी होगा फार्मूला, अगर किसी को बाय चांस याद है अभी भी तो आपको पता होगा, जो टीडीएन का फार्मूला लिखते हैं उसमें हम ईथर एक्सट्रैक्ट को 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि फैट के अंदर 2.25 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में लगभग बराबर होती है। आप फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू पढ़ेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, जो फैट होता है उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितनी होती है, बर्न होने के बाद कितना एनर्जी देगा, 9 किलो कैलोरी देगा। ठीक है जी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट देते हैं 4। अगर 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2.25। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा वो। हाँ, ये एडीएफ एनडीएफ का मैं देखूंगा, मेरे को अभी स्क्रीन पे इतना दिखता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर कि कुछ चीज गलत लिखी हो तो समझना मुश्किल हो जाता है। अभी लेक्चर के बाद में देखते हैं इसको। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब देखो सिंपल फंडा, उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा ये कि एक में हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन है, और एक में सेलुलोज और लिग्निन है। तो हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन को में से हम लिग्निन और सेलुलोज को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हेमिसेलुलोज ही बचेगा। तो हेमिसेलुलोज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक में से एक को, जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे कंटेंट, तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर हेमिसेलुलोज कितना था, जबकि ऐसे देख के पता नहीं लग रहा था कि हाँ इसमें कितना होगा। ठीक है, उससे एक आइडिया हो जाता है। अब एडीएफ में ज्यादा है, एनडीएफ में ज्यादा है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कुछ भी मैं गलत बात नहीं बोलना चाहता हूँ। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के बारे में देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में क्या कैसे होता है न्यूट्रिशन। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं है, बस लिखा हुआ था, मजबूरी थी लिखनी थी। मेन बात है प्रोक्सीमेट कंपोजिशन पे आ जाओ, जो किसने दिया था, हैनेबर्ग ने और फ्रेडरिक ने दिया था। विंडी एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है। ठीक है, और ये कब दिया था, 1865 में। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। विंडी में, जर्मनी, 1865 किसने दिया, हैनेबर्ग और फ्रेडरिक ने। ये इसको याद रखना आप। अब देखो इसमें इतना प्यारा, इतना सिंपल से है ना, मतलब मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं। फीड सैंपल लिया, कोई भी फीड लिया, उसका मॉइस्चर हटा दिया बाहर, ठीक है, ड्राई मैटर को रख लिया। अब पानी में तो कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, मॉइस्चर गया बाहर, तो बचा क्या, ड्राई मैटर। अब ड्राई मैटर में एक तो ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी हो, कुछ चीज काम की हो अपने। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी किसमें होती है, कार्बन में होती है एनर्जी, तो कार्बन से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। और इनऑर्गेनिक मतलब जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में भी मैंने आपको बताया मिनरल्स को कैसे निकालते हैं, एसिड डाल करके, एसिड में सारे सोल्यूबल हो जाते हैं। बट एक मिनरल ऐसा है जो एसिड में सोल्यूबल नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऐश है उसको एसिड में मिलाया, एसिड सोल्यूबल ऐश बोल दिया, और एक बोल दिया एसिड इनसोल्यूबल ऐश।
जो एसिड इनसोल्यूबल एश है ना, उसमें एक मिनरल ऐसा होता है जो जिसकी वजह से वो इनसोल्यूबल होता है एसिड में, ठीक है, इसलिए उसको कैटेगरी पढ़नी पड़ती है अलग से एसिड इनसोल्यूबल एश की, जिसका एग्जांपल था सिलिका, ठीक है। बाकी सारे मिनरल्स एसिड सोल्यूबल एश में आ जाते हैं। अब आ जाओ फीड का, हमने पानी निकाल दिया था, वाटर बाहर निकाला था, ड्राई मैटर को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बोला था एसिड इनसोल्यूबल एश में बताया सिलिका, और एसिड सोल्यूबल एश में बाकी के मिनरल्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो मैटर है ये इसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो नॉन नाइट्रोजनस पार्ट में, ना तो फैट में नाइट्रोजन है ना ही क्रूड कार्बोहाइड्रेट में है, और कार्बोहाइड्रेट की क्रूड फाइबर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट दोनों ही पार्ट थे। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट क्या होता है, रेडली सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और क्रूड फाइबर क्या होता है, ये इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। ईथर एक्सट्रैक्ट में फैट आ गया, ठीक है साहब। नॉन नाइट्रोजनस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट और फैट को पढ़ लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप थे। नाइट्रोजीनस में क्या है, क्रूड प्रोटीन है साहब। अब मैंने क्या बताया था, क्रूड प्रोटीन एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं होता, तो असली बात इसने निकाल के बता दी यार, क्रूड प्रोटीन में एक तो ट्रू प्रोटीन होता है, बट कुछ फॉर्म ऐसा होता है जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में होता है, वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, तो उस फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को क्या बोल देते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन। ऐसी नाइट्रोजन जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही है, वी कॉल इट नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन, ठीक है जी, एनपीएन बोल देते हैं उसको, ठीक है साहब। अब ये आ जाओ, हाँ यहां से क्लियर हो जाएगा, वो डाउट था ना जो शायद वो अब देखो, फीड सैंपल लिया, इसको हमने न्यूट्रल बॉइल्ड कर दिया, न्यूट्रल डिटर्जेंट से, पीएच रखी 7, तो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, अब न्यूट्रल डिटर्जेंट को बॉइल करके फीड पे हमने, जो फीड का सैंपल था उसमें न्यूट्रल डिटर्जेंट को बॉइल करके उसमें मिला दिया, पीएच 7 था, तो क्या होगा, एक तो फाइबर कंटेंट बच जाएगा, एक जो न्यूट्रल डिटर्जेंट पे जो सोल्यूबल होगी चीजें वो इधर आ जाएंगी। अब न्यूट्रल डिटर्जेंट में जो चीजें सोल्यूबल थी वो क्या थी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन। अब बात करते हैं फाइबर की, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट को बॉइल करके मिलाने के बाद भी फाइबर कुछ बचा हुआ है, वो फाइबर क्या है आपको पता है, वो क्या होता है, फाइबर, फाइबर होता है जो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। कौन सी चीजें पढ़ी थी हमने जो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होती हैं, कौन सी चीजें पढ़ी थी, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन, ये चीजें होती हैं जो डाइजेस्टिबल नहीं होती हैं, ठीक है साहब। इन्होंने सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन और सिलिका तो है ही, चलो ठीक है, फाइबर का कंटेंट तो नहीं है, मिनरल है, बट ठीक है, वो भी इसमें ही आ जाता है। अब कहां जाएगा बेचारा, किधर तो जाना था, या तो इधर जाना था या इधर जाना था, इधर आ जाता है, ठीक है। अब क्या किया, जो ये न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर था ना, इसमें हमने क्या किया, ये यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट सेल वॉल कंपोनेंट, प्लांट ही होता है ना ये, अब ऐसा कोई पिज्जा तो खिलाएंगे नहीं एनिमल को, तो प्लांट है तो प्लांट ही होगा, इसमें प्लांट की सेल वॉल होगी, और प्लांट की सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। किसी बच्चे को नहीं पता है तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेल होती है उस पे सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लांट वाली होती है उसमें सेल वॉल भी कवर करती है उसको, ठीक है, और सेल वॉल मतलब जबरदस्त कवर करती है, इतना जबरदस्त होती है वो कि वो सेल वॉल के जो कंपोनेंट होते हैं वो एनिमल अगर खा भी ले तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतनी आसानी से, ठीक है। और वो कौन से कंपोनेंट होते हैं लिखे हुए हैं, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा, जो वहां पे कंफ्यूजन हुआ था, देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब एनडीएफ की बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये एनडीएफ है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। अब इसके भी ये हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका था ना, ये किस में आ रहा था, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में आ रहा था। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, जो एनडीएफ था, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर का कंटेंट था जितना भी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अब एसिड डिटर्जेंट डाल करके बॉइल किया, तो उससे क्या हुआ, उससे एसिड डिटर्जेंट में जो सोल्यूबल हुआ हेमिसेलुलोज था, मतलब हेमिसेलुलोज बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। तो एडीएफ क्या है, जो एसिड डिटर्जेंट फाइबर है उसमें ये क्या बचा, सिलिका सेम है, इसमें भी था, सेलुलोज सेम है, इसमें भी था, लिग्निन सेम है, इसमें भी था। तो मुझे ये बताओ, अगर हमें हेमिसेलुलोज निकालना है, ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। अब एक तो हमें पता होता है एनडीएफ यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर के कंटेंट, और एक हमें पता होता है एडीएफ यानी कि एसिड डिटर्जेंट फाइबर के कंटेंट। दोनों में सेम कंटेंट है, बिल्कुल सेम, बट एक चीज ऐसी है जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में ज्यादा है, हेमिसेलुलोज। अब हमें निकालना है हेमिसेलुलोज कितना होगा इसमें, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी न्यूट्रल फाइबर है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है, उसमें से हम एडीएफ को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में से एडीएफ को माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट हेमिसेलुलोज। क्यों हो रहा है ऐसा, सबको समझ में आ गया होगा।
इसमें भी लिग्निन, इसमें भी लिग्निन, चलो ठीक है, -0 हो जाएगा वो। इसमें भी सेलुलोज, इसमें भी सेलुलोज, वो भी 0 हो गया। इसमें भी सिलिका, इसमें भी सिलिका, वो भी 0 हो गया। तो बचा क्या इसमें? वो हेमिसेलुलोज वाला कंटेंट बचा ना। तो बेसिकली वी विल गेट हेमिसेलुलोज बाय सब्सट्रैक्टिंग एसिड डिटर्जेंट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। तो एनडीएफ में से एडीएफ को माइनस करेंगे। अब देखते हैं वो स्लाइड में गलत क्या लिखा हुआ था, क्यों कंफ्यूजन हो रहा था मुझे वहां पे। एनडीएफ हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, हाँ ये देखो ये गलत लिखा हुआ था, कंफ्यूजन मेरा सही था, मतलब मैं हूं तो होशियार। एडीएफ में से एनडीएफ कर रहा है, ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? एनडीएफ में से एडीएफ को सब्सट्रैक्ट करना है। कंफ्यूजन पकड़ा गया है यहाँ पे, तो रेड लाइट हो गया, तो मैंने कहा कुछ तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एनडीएफ में से एडीएफ को माइनस करना है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। लेक्चर देख रहे हो, इतना तो फायदा होना चाहिए, बिना लेक्चर क्यों पढ़ रहे हो आप? हालांकि हम करेक्ट कर देंगे, डोंट वरी, अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो। ये क्लियर हो गया? चलो जी, ये भी क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा अमीनो एसिड का देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, थोड़ा सा छोटा मोटा फैटी एसिड का देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, छोटी सी, बिल्कुल आपको सबको पता है, मेरे को पता है। कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल लिंक्ड है तो डाइसैकेराइड, 3 लिंक्ड है तो ट्राइसैकेराइड, वो सारे लिंक्ड है तो पॉलीसैकेराइड। कोई बड़ी बात थी इसमें? एक एक एग्जांपल थोड़ा सा सबका याद होना चाहिए। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या होता है? ग्लूकोज होता है यार, उससे सिंपल क्या एग्जांपल दूं? मोनोसैकेराइड का लैक्टोज होता है। क्या क्या होता है इसमें, मेरे को बताओ, क्या क्या होता है लैक्टोज के अंदर? क्या क्या होता है? मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। लैक्टोज और ग्लूकोज, वेरी गुड, अगर ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, बाकी डोंट वरी, आगे आ जाएंगे, सारे देख लेंगे। रेफिनोज, अब ट्राइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, इसमें रेफिनोज, रफीन बोल दो, रफीक बोल दो, जो जैसा फील आए बोल दो, लेकिन इसमें 3 चीजें होती कौन सी हैं भाई? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, सेम लैक्टोज वाली, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। बट ये डाई है और ये ट्राई है, तो ट्राई में एक चीज तो एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, वो क्या है? फ्रक्टोज भी इसमें आ जाता है। एक एग्जांपल तो याद होना ही चाहिए सबका। और पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? स्टार्च। बोलेंगे सर ग्लाइकोजन भी है, हाँ जी ग्लाइकोजन भी एग्जांपल है उसका, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में मैंने देखो कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। मोनोसैकेराइड को थोड़ा छोटा बनाया है, एक ही मॉलिक्यूल है, डाई को थोड़ा बड़ा, ट्राई को, अच्छा ट्राई थोड़ा छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाना मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीसैकेराइड। मेहनत तो की थी, पता नहीं क्यों ये कम ज्यादा हो जाता अपने आप। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वही मैंने बता दिया, जो वही है, कुछ इसमें अलग बात नहीं है। लैक्टोज में क्या होता है? ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज होता है, ठीक है साहब, ये देख लेना आप। सेलो बायोज कर लेना, ये बड़ा आता था। लैक्टोज का तो पता ही होना चाहिए, ये तो लैक्टोज तो ऐसा है, अगर ये किसी को नहीं पता इसमें कौन से 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब गई भैंस पानी में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सेलो बायोज का देख लेना मन करे तो, लेकिन लैक्टोज तो मतलब ऐसा है कि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। ट्राइसैकेराइड में एक रेफिनोजी एग्जांपल है, इसको देख लेना थोड़ा। इनको खाली इसमें क्या क्या होता है वो देखने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए, लेकिन आपको पॉलीसैकेराइड किसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट रुको, यहाँ पे गलती लग रही है मेरे को, थोड़ी सी गलती हुई यार थोड़ा। एक्चुअली ये लेक्चर में रात के 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को माफ कर देना अगर कुछ गलती है तो। जाइलोज मुझे लगता है मोनोसैकेराइड में होता है, बट बाकी सब ठीक है यार। अब देख लो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अभी तक 2 गलती पकड़ी है, बट मेरे को लगता है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो वीडियो देख रहा होगा उसको मजा आया होगा। हाँ सर गलती थी, बट आगे जाके पता लगा हाँ ये चीज सही थी, तो हाँ मजा आया, वो चीज याद रहेगी हमेशा के लिए। एडीएफ में से माइनस एनडीएफ को करते हैं, या एनडीएफ में से माइनस एडीएफ को करते हैं, बताओ। वेरी गुड, एनडीएफ में से एडीएफ को माइनस करते हैं। वाओ जी, क्या मिलता है उससे? हेमिसेलुलोज मिलता है। चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड पढ़ लेते हैं। एक एलिफेटिक एमिनो एसिड होता है, एक आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है, और एक आपका हेट्रोसाइक्लिक होता है। सर क्या मतलब होता है एलिफेटिक का? वैसे लाइव लेक्चर में पूरा डिस्कशन चला था, वहां पे बताया था, कोई मतलब नहीं है, काम नहीं आएगा एग्जाम में, टाइम खराब हो जाएगा, दिमाग की मेमोरी नहीं खराब करना चाहता आपकी, ठीक है। सिंपल इतना याद रखो, एलिफेटिक में मोनोअमाइन और, चलो आ जाओ, एक इंपोर्टेंट मतलब मस्त बात बताता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये न्यूट्रल वाले होते हैं क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपको पता है ना, अमीनो 2 अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन मिलता है। सिर्फ 2 अमीनो एसिड की मिलने से नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली काफी सारे अमीनो एसिड मिलेंगे आपस में। और 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। काफी सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक पेप्टाइड चेन मिलेगी, और ऐसी ऐसी काफी सारी पेप्टाइड चेन मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और वैसी वैसी काफी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी मिलेंगी आपस में, तो उसको हम प्रोटीन बोल देते हैं। तो अमीनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, तो अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और जो वो मोनो डाई पढ़ रहे थे वो क्या, वो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट थी, और हम पढ़ रहे हैं अभी प्रोटीन की बेसिक यूनिट, दैट इज अमीनो एसिड। अब उसमें भी 3 टाइप होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक। एलिफेटिक में ये 2 चीजें याद रखना, 2 क्या वैसे 3 है, फिर मैं बताऊंगा 2 कौन सी थी। न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। बोलोगे सर कैसे पता लगे न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, कोई ट्रिक है क्या, कुछ छुट्टी मिट्टी कुछ तो बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। अगर अमाइन भी एक है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक है, कार्बोक्सिलिक आपको पता भी होगा, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, टीसीए साइकिल पढ़ते हो आप, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कार्बोक्सिलिक के पीछे तो एसिड बोल दिया मैंने, टीसीए में, राइट, एसिड मतलब अगर कार्बोक्सिलिक ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और अमाइन वाला ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर हो जाएगा, और अमाइन और कार्बोक्सिलिक दोनों है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मोनो अमाइन और मोनो कार्बोक्सिलिक, तो युवा न्यूट्रल। इसके 1-2 एग्जांपल देख लेना, मोनो अमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब बेसिक वाला तो मोनो यानी एक ही है, और ये डाई 2 है तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और डाई अमीनो यानी बेसिक वाले 2 और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला 1, तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। सल्फर कंटेनिंग, ये मैंने येलो इसको मार्क किया हुआ, इसको रट जाना, खा जाना, अभी के अभी वीडियो पॉज करके इसको बिल्कुल रगड़ दो, अभी खत्म कर दो, इसका स्वाहा कर देना बिल्कुल, ये बहुत बार पूछा गया है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन, ठीक है, सीएम नहीं सीसीएम है ये, सीसीएम। एरोमेटिक अमीनो एसिड का देख लेना एक एग्जांपल, टायरोसिन देख लेना, ये पूछ लेते हैं कई बार। हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल में क्या है, मन करे तो देख लेना यार, क्या ही बताऊं, मेरे को दुख आता है अभी आती है, इतना कितना पड़ेगा बच्चा। चलिए, अब ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं जो कीटोजेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, कौन से, ल्यूसीन और लाइसिन। ये काफी सारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, एक डीबी रेडी में ये दे दिया, एनर्जी में ये, उसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बट अभी जो दे रहा है ना बस उसको ही देख लो, देखी जाएगी जो होगा। केस तो कर नहीं सकते सब पे कि सब सेम डाटा बनाओ अपना, ऐसे क्यों गलत कर रहे हो, सब अलग अलग क्यों दे रहे हो सब जगह पे। चैट जीपीटी कुछ बोलता है, परप्लेक्सिटी कुछ बोलता है, गूगल कुछ बोलता है, डीवीडी कुछ बोलती है, जीसी एनर्जी कुछ बोलती है, तो परेशान हो जाते हैं। अब ठीक है ना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें नहीं मतलब ही नहीं है, इतना सोचोगे तो वैसे भी 100% मार्क्स तो लेने नहीं है, तो इतना ज्यादा सोच के दिमाग को फ्रस्ट्रेट कर लोगे, यहाँ अलग है, इतनी एनर्जी लगा दोगे, इतनी देर में तो एक चैप्टर हो जाता है, वहां से 2 क्वेश्चन ठीक हो जाता है आपके, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 50 बुक्स में नहीं देखना है, सिंपली इसको देख लो। कीटोजेनिक अमीनो एसिड में ल्यूसीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, इसको तो छोड़ना ही मत, ल्यूसीन तो है कीटोजेनिक, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ल्यूसीन को है ना कुछ बुक के अंदर वो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक के अंदर भी डाल देते हैं, क्या करते हैं वो डाल दिया यहाँ पे ल्यूसीन। अब कंफ्यूजन क्या होगा बच्चे को, अगर सर ल्यूसीन को ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड के अंदर डाला है और उसको हम कीटोजेनिक भी मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कीटोजेनिक भी है, फिर तो ये सारे के सारे ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक तो है ही, इनको भी कीटोजेनिक मान लो सबको, तो वो कंफ्यूजन होता है, वो डिस्क्राइब करते हैं, बस लिख देते हैं। तो हम ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारा दिमाग खराब हो, वही पढ़ेंगे जो बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आ रही है। कीटोजेनिक अमीनो एसिड में क्या, ल्यूसीन और लाइसिन। ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक में क्या है, मतलब ग्लूकोजेनिक भी है इन अमीनो एसिड का नेचर और कीटोजेनिक भी है, दोनों ही नेचर है इनके। किनके, आइसोल्यूसिन, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ल्यूसीन तो इसमें ही था, अब आइसो में मतलब ल्यूसीन तो है ही और आइसो भी, मतलब 2 चीजें आ गई, मतलब ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों ही होगा। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन और थ्रेओनिन, ट्रिपल टी आ गया है, और आइसो और ल्यूसीन मतलब 2-2, फिनाइल और एलानिन मतलब 2-2 नेचर हुए, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों, और ट्रिपल टी तो तीनों ही किसमें आते हैं, इसमें आते हैं। बाकी के बच्चा होगा, कुछ भी दिखे तुम्हें, कुछ भी दिखे, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बोल देना कि हाँ जी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये रट लो, खोज कर लो, वीडियो को खा जाओ, इसको अभी लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, जो करना है कर लो। इनको तो मतलब ये तो ऐसे होने चाहिए कि रात के 12 बजे कोई उठा के पूछे ना, यूं सर पकड़ के, यूं बता क्या है, तो भी निकल जाने चाहिए, ठीक है। तो ये वो एसेंशियल क्या होता है, एसेंशियल का मतलब एसेंशियल, वेदर इट इज एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल विटामिन, एसेंशियल मिनरल या फिर एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें क्या होगा, हमारी खुद की बॉडी उसको बना नहीं पा रही है, तो हमें उस अगर मैं अमीनो एसिड के आगे एसेंशियल लगा रहा हूं तो एसेंशियल अमीनो एसिड को बाहर से लेना पड़ेगा, विटामिन बोल रहा हूं तो विटामिन को बाहर से लेना पड़ेगा, मिनरल बोल रहा हूं तो मिनरल को बाहर से लेना पड़ेगा, यानी कि अपनी खुद की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। और जो खुद की बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये तो सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, अब ये स्पीसीज भी अलग अलग दे रहे हैं, और उन स्पीसीज में भी ये बता रहे हैं कि इस वाली स्पीसीज में कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो एनिमल की बॉडी में नहीं बनता है और उसको वो बाहर से लेना पड़ता है। अब बाहर से जो चीज लेनी पड़ेगी वो तो जरूरी है ना, देनी पड़ेगी एनिमल्स को, बेचारों को, उनको थोड़ा ना पता है खाना है हमें,
हम पाल रहे हैं, उनको प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा कमाना है हमें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए इसकी बॉडी में ये नहीं बनता है और इसकी कमी होने के बाद चांसेस होते हैं कि इसको कोई ना कोई डिसीज हो जाएगी, तो हम बाहर से उसको मेक श्योर करते हैं देते रहे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। जैसे कि पिग के अंदर लाइसिन देना होता है बाहर से, पोल्ट्री ग्लाइसिन उसको चाहिए होता है बाहर से, खुद की बॉडी नहीं बना सकती है। शिप में मिथ्योनिन देना होता है, और कैट में टोरिन, टी टी इसका कैट टी से खत्म होता है, टी से इसका शुरू हो जाता है टोरिन। कंफ्यूजन किसमें होगा पहले ही बता देता हूँ, पी फॉर पिग, पी फॉर पोल्ट्री और लाइसिन ग्लाइसिन एक जैसा सा लगता है, दिमाग को कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब जैसे जो लॉजिक आपको बनाना है बनाओ इसको, लेकिन छोड़ना मत, इसको याद कर लेना। क्रिटिकल एमिनो एसिड क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है क्रिटिकल है ये एमिनो एसिड। क्रिटिकल कहाँ, क्या उनका आईसीयू में ऑपरेशन चल रहा है क्या, नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है, हम एनिमल के रेफरेंस में ये वर्ड बोल रहे हैं, एनिमल के रेफरेंस में ये वर्ड बोल रहे हैं कि यार इस एनिमल की जो नॉर्मल हम डाइट देते हैं उस डाइट के अंदर ये वाले जो अमीनो एसिड होते हैं ये बहुत कम होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, तो उनकी भी डेफिशिएंसी होने के चांस होते हैं, तो उनको भी थोड़ा बढ़ा करके एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, ठीक है जी। तो दे आर लो इन प्रैक्टिकल डाइट। एग्जांपल लाइसिन और मिथ्योनिन क्या है, ये क्या है, ये क्रिटिकल एमिनो एसिड है, यानी डाइट के अंदर कमी रहते हैं। और दूसरी बात, लाइसिन मैंने किस में बताया था, ये देखो पिग के अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड भी है कि उसकी बॉडी तो सिंथेसाइज कर ही नहीं सकती, तो डाइट से ही देना पड़ेगा। ऊपर से डाइट में भी क्रिटिकल रहते हैं, देख रहे हो इंपॉर्टेंस, तो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, ऊपर से जो डाइट नॉर्मल दे रहे हो उस डाइट के अंदर भी ये कमी मिलेंगे, कौन, लाइसिन और मिथ्योनिन, यानी बेचारी शिप और पिग का तो खेल खराब हो गया है। तो लाइसिन मिथ्योनिन क्रिटिकल एमिनो एसिड भी है, प्लस में पिग जो है बेचारा इसकी बॉडी में तो बनता ही नहीं है, और जो डाइट से मिल रहा है उसमें भी क्रिटिकल है ये, ठीक ऐसा ही शिप का मिथ्योनिन बॉडी में तो बनता ही नहीं है, एसेंशियल एमिनो एसिड है इसके लिए, प्लस में जो डाइट दे रहे हैं उसमें भी क्रिटिकल रहता है ये, तो समझ रहे हो आप इंपॉर्टेंस इनकी, समझ रहे हो। चलो जी, अलर्ट हो गए बेटो, अलर्ट बिल्कुल, कमर सीधी करके। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कुछ फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन बताना जा रहा है, छोटी सी बातें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मेन बात क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड, कैट के अंदर, बिल्ली के अंदर कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड होता है, क्यूट क्यूट बिल्ली, क्यूट क्यूट क्यों बोल रहा हूँ, पफी पफी क्यों बोल रहा हूँ, फैट की बात चल रही है, यानी फैट का कुछ देख रहे हैं, और फैट में फैटी एसिड देख रहे हैं, और फैटी एसिड में हम देखना चाह रहे हैं कौन सा फैटी एसिड ऐसा है जो कि एसेंशियल है, यानी कि उसकी बॉडी में वो नहीं बनता है, उसको वो बाहर से ही लेना पड़ेगा, किसको, बिल्ली को, कैट को, वो फैटी एसिड बाहर से लेना पड़ेगा, और उस फैटी एसिड का नाम क्या है, टोरिन नहीं, वो अमीनो एसिड था, क्या नाम है, लिनोलिक एसिड। वो टोरिन नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन होगा, बता रहा हूं, गलत करके आएंगे तुम में से, वो पूछेंगे कि कैट का अमीनो एसिड बताइए एसेंशियल कौन सा है, कोई लिनोलिक लिख के आ जाएगा। तो फैटी एसिड पूछेंगे तो बोलेंगे हो टोरिन है, तो उसको, ये दोनों के पीछे फैटी और अमीनो के पीछे, दोनों के पीछे एसिड लग रहा है ना, तो कंफ्यूजन बन जाता है कई बार, तो इसको ध्यान से अमीनो 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 बिल्ली करके जैसे याद करना है करना, बट ध्यान रखना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लिनोलिक नहीं होता ये, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं सभी डाटा याद नहीं रखता हूँ दिमाग में। एरिकिडोनिक होता है किसके लिए, कैट के लिए, क्या, फैटी एसिड, फैटी एसिड जो कैट के लिए एसेंशियल है दैट इज एराकिडोनिक, और एराकिडोनिक काफी इंपॉर्टेंट है यार, काफी इंपॉर्टेंट है एराकिडोनिक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, एराकिडोनिक जो एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और एसेंशियल फैटी एसिड इन कैट इज एरिकिडोनिक एसिड, ये याद रखना, ये वाला मत भूलना, येलो मार्क नहीं किया है बट इसको रट जाओ। फैटी एसिड की बात करें बिल्ली में तो एरिकिडोनिक एसिड इसको बाहर से चाहिए होता है, पिग पोल्ट्री में फैटी एसिड की बात करें तो लिनोलिक फैटी एसिड, पिग में और शीप में मैंने बताया था एक, वो छोड़ दो, यहाँ पे पिग और पोल्ट्री की बात हो रही है, मैंने बताया था पीपी में कंफ्यूजन होता है, किसमें, फैटी एसिड में नहीं, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में तो दोनों में सेम है लिनोलिक, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए, सेम ही होगा तो और क्या चाहिए आप लोगों को। लेकिन इससे पहले जो हमने अमीनो एसिड पढ़े थे, पिग में पी फॉर पिग, पी फॉर पोल्ट्री, एक में लाइसिन था एक में ग्लाइसिन था, किसमें था बोलना नहीं चाहूंगा, पिग में लाइसिन और पोल्ट्री में ग्लाइसिन, मतलब इसकी एक ट्रिक है, अभी पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ गया। पिग छोटा है ना स्पेलिंग में तो लाइसिन नहीं लिखे हैं खाली, पोल्ट्री स्पेलिंग में बड़ा है ना तो फील ले लो ना, सी की जगह एस मान लो, क्या जा रहा है, सेम ही है डिजिट तो, लेकिन इसमें जी एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि पोल्ट्री में ज्यादा वर्ड्स आ रहे थे, तो लाइसिन की जगह ग्लाइसिन हो गया ये भी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, अगर कोई कंफ्यूज करने की ट्राई करेगा आपको एमसीक्यूज में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वोटर, ये लास्ट स्लाइड है, डोंट वरी, भागो मत, लास्ट स्लाइड है ये, 1 मिनट का ही बचा है बस।
रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या होती है, क्या है रोल एंड रिक्वायरमेंट? क्या यार, कोई भी चीज खा रहे हैं तो वाटर तो चाहिए हमें, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, ब्लड में चाहिए हमें वाटर, प्रॉपर ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए हमें चाहिए वाटर, थर्मो रेगुलेशन के लिए हमें चाहिए वाटर, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सर्कुलेशन के लिए हमें चाहिए वाटर, चाहिए कि नहीं चाहिए? सेल के लिए हमें चाहिए वाटर। 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर यार, तो वाटर के तो इतने फंक्शंस हैं। 70% अगर बॉडी का है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फंक्शन होंगे ना, जो हमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी होता है वो भी वाटर के थ्रू ब्लड में होकर के किडनी से बाहर जाकर के यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। अब वाटर नहीं होता तो यूरिन की जगह सीधा कुछ ऐसा तो नहीं निकलता कि अमोनिया गैस निकल रही है। तो बेसिकली वाटर इज बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर काम का नहीं है, बस अब क्या करें, लिखा हो तो कहानी बतानी पड़ती है थोड़ी। मेटाबॉलिक वाटर सुन लो जो काम का है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? जो भी रिएक्शंस होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या फैट की, उससे जो वाटर निकल करके आता है, मतलब एक वाटर पानी पी रहे हैं ना, जो खाना खाया है, खाना मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनका जाकर के मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में, तो उस मेटाबॉलिज्म से, उन रिएक्शन से वो लास्ट में निकलता है ना, यूं करके H2O भी निकल गया, वो वाला पानी निकल रहा है, जो वो वाला जो वाटर है, उस वाटर को हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म के होने के बाद, किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वाटर बाहर निकलता है, वी कॉल इट मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। याद कर लो ये वैल्यू, रट जाओ, खा जाना इनको। कार्बोहाइड्रेट का 0.6, कार्बोहाइड्रेट का नहीं याद करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन की, फिर कार्बोहाइड्रेट। फैट का सबको पता है, कंफ्यूजन किसमें होगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं सबसे पहले बॉडी यूज करती है कार्बोहाइड्रेट को, हाँ, फिर यूज करती है फैट को, हाँ, फिर करती है प्रोटीन को, हाँ, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे ये अलग चीज बोल रहा है। ठीक है, तो वो वाला सीक्वेंस मत लगा देना इसमें। सबसे कम पानी निकलेगा प्रोटीन से, मेटाबॉलिक वाटर, पानी नहीं, वाटर नहीं, मेटाबॉलिक वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 0.6 निकलेगा कार्बोहाइड्रेट से और 1.1 सबसे ज्यादा निकलेगा फैट से। ठीक है जी, ये आपका सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इतना ही छोटा सा लेक्चर था, थोड़ा बेसिक था, समझने की चीजें थी। तो मेरे को लेक्चर खत्म करने से पहले ये बता दो, एनडीएफ से एडीएफ माइनस करूं या एडीएफ से एनडीएफ को माइनस कर दूं? क्या गलती थी स्लाइड में, पकड़ लिया ना आप लोगों ने? और एक चीज और बोली थी मैंने, हाँ वेरी गुड, एनडीएफ से एडीएफ जाएगा माइनस होकर। और एक बात और, क्या बात? जो मैंने गलत बोली थी, जो मैं बड़े वो बिल्ली बिल्ली कर रहा था, पफी फैटी, ठीक है, उसमें क्या बोला था मैंने लिनोलिक एसिड बोल दिया था, जबकि उसमें क्या आता है? क्या आता है? अरेकिडोनिक एसिड इज एसेंशियल फैटी एसिड की अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। और जबकि पिग और पोल्ट्री में अमीनो एसिड जब हम एसेंशियल देख रहे थे, तो पिग में क्या था? अब तो मेरे को याद है, लाइसिन, क्योंकि छोटा 3 वर्ड्स वाला है तो लाइसिन जोड़ दिया। पोल्ट्री थोड़ा बड़ा है तो उसके साथ ग्लाइसिन जोड़ दिया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बस यही चीजें थी। एरेकिडोनिक वाला याद रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर को ये नहीं है कि हाँ सर याद हो गया लेक्चर में ही और अब तो सो रहे हैं हम, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत कर देना, गलती से भी, नहीं तो कभी याद ही नहीं कर पाओगे। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद ही आपको ठीक 10 मिनट में ये रिवाइज हो जाएगा और इसको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कम से कम एग्जाम तक आपको याद रहेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय बाय, टाटा।